वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है, ताहम कई इलाकों से बंदिशों को उठा दिया गया है। वादी में सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, ताहम निजी गाड़ियों की नकल हमल सड़कों पर देखी जा रही है। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद है, ताहम रेडी वाले काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वादी में स्कूल तो खुले हैं और असातिज़ा भी इन स्कूलों में मौजूद हैं, मगर तलबा गैर हाजिर हैं। अमन कानून को बरकरार रखने के लिए वादी के तमाम तर हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। मौसलाती निजाम के ठप रहने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त जुड़ चुके। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे आज कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं श्रीनगर में? अभी भी 144 नाफिज है, ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मुनज़्ज़ा, जहाँ तक हालात का ताल्लुक है, श्रीनगर में बंदिशें अब तकरीबन पूरी तरह हटा दी गई हैं। आज के दिन ख़ास तौर पे आज कहीं बंदिशें नहीं थी। वादी के बेशतर इलाकों से अब जो बंदिशें सरकार की तरफ से थी, जो लगाई गई थी, वो हटा दी गई हैं पूरी तरह से। लेकिन ऐसा है कि जो जैसा कि आपने देखा, जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो आपको सड़कों पे दिखाई देगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उनको मनाने में या उनको कन्विंस करने में अभी तक सरकार कामयाब नहीं हुई है। इसके साथ ही जो दुकानें हैं, मेन मार्केट्स जो हैं कस्बों के या फिर जो शहर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम है वो दरहम बरहम है, कोई गाड़ियाँ नहीं चलती। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट की बात करते थे हम कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जो ट्रांसपोर्ट वो जाता है, वो बहुत सुबह के औकात में गाड़ियाँ कुछ दिखाई दे रही हैं, फिर दिन में वो नज़र नहीं आता। कई इलाकों में अभी भी दिन के औकात में पथराव के वाक़यात जो है वो दर्ज के वहाँ पे पथराव के वाक़यात हुए हैं। छानपुरा इलाके में एक रोज़ पहले पथराव के वाक़यात में कुछ गाड़ियाँ उनको नुकसान पहुँचा था। तो ये अंदेशा रहता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को कि इस अंदेशे से वो गाड़ियाँ नहीं निकालते, यानी सड़कों पे वो गाड़ियाँ अपनी नहीं चलाते। इसके साथ ही स्कूलों का भी वही हाल है जो पहले से था, यानी स्कूल खुले हैं, असातिज़ा अपनी हाज़िरी लगाते हैं, लेकिन जो तलबा हैं वो स्कूलों में नहीं है। अब इम्तहानात भी होने वाले हैं, 10वीं जमात के और 12वीं जमात के इम्तहानात करीब हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। जो कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते थे वो कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं। एक दो कोचिंग सेंटर्स ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की कि कुछ बच्चों को रियासत से बाहर ही ले जाया जाए ताकि उनकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो जाते हैं उनकी वो तरबियत, उनका जो कोर्स है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता जिन हालात में यहाँ पे हैं कि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है तो ऐसी कोई खबर नहीं है फ़िलहाल कि जिसे हम कह सकें कि कोई बड़ी वारदात हुई है। शबीर, कम्युनिकेशन कब तक पूरी तरह से बहाल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मवासलात का ताल्लुक है तो वही लैंडलाइंस का सहारा है और वो भी बहुत कम है। लेकिन ऐसा हुआ था कि कुछ जगहों पे कुछ बूथ्स खड़े किए गए थे, इंटरनेट कियोस्क कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, जिसे हम आम भाषा में डीसी कहते थे, वो उनके दफातर में कुछ कियोस्क खोले गए हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी हैं, बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद इस हफ्ते या 27 तारीख तक जो BSNL के बारे में कहते हैं कि BSNL के पोस्ट पेड फ़ोन खोले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन होगा क्या वो अभी तक किसी को खबर नहीं, कोई तस्दीक शुदा खबर भी नहीं है ये। लेकिन ये माना जा रहा है, ज़राए का कहना है कि शायद 27 तारीख तक इस महीने की जो मोबाइल फ़ोन है BSNL के वो खोले जाएं। जैसा कि आपने देखा कल बानहाल में पहले वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स खोले गए थे BSNL के, उसके बाद अब मोबाइल सर्विस शुरू कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर वादी है यहाँ पे भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा की जाए। लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं मवासलात के ताल्लुक से। इतने तकरीबन अब 1.5 महीना से ज़्यादा का अरसा गुजरा, इसी मुश्किलात में लोग जी रहे हैं। लेकिन शायद मोबाइल फ़ोन्स अगर BSNL के ही खोले जाते हैं शुरुआत में तो शायद इससे राहत मिल सके। मुनज़्ज़ा।
बिल्कुल। और जो लीडर्स बंद है, नजरबंद है, डिटेंशन में है, उनको कब तक रिहा किया जा सकता है? क्या इस बारे में कोई इतला? सियासी लीडरों के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है। आज जो पीडीपी के एक लीडर हैं खुर्शीद आलम, जो उनके भाई का इंतकाल हुआ कुछ दिन कबल, आज उस दिन भी उन्हें कुछ अरसे के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए वहां जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन पुलिस का अमला उनके साथ था। आज भी उनके फातहे पे वो वहां लाए गए थे और वापस साथ ले जाया गया उनको। हालांकि कई चीज़ें गश्त कर रही थी, यहाँ कई चेमोगोइयाँ थी उनके लीडर्स के बारे में, कई सियासी लीडरों के बारे में लेकिन अब मुझे नहीं लगता अभी कोई जल्दी इस बारे में कोई फ़ैसला लिया जाएगा। शायद एक महीना बाद कुछ फ़ैसला इस पर आए। हाँ, कुछ चेमोगोइयाँ चल रही थी कि शायद कुछ लीडरों को जो एक बॉन्ड के बाद उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई इस पे फैसला होगा। जो बड़े सियासी लीडर हैं, जैसे 2 वज़राए आला हैं या बाकी जो सियासी जमातों की, जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के जो लीडर हैं, उनको रिहा किया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। एक ही मरहले में दोनों रियासतों में इंतखाबात होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 24 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा। दोनों रियासतों के चुनाव के लिए 27 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी। 64 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। मगरबी बंगाल में दुर्गा पूजा की वजह से इलेक्शन नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जो है वो 27/9 को जारी होगी। नॉमिनेशन जो है उसका आखिरी जो अंतिम तिथि है वो 4 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशंस का स्क्रूटनी करते हैं, यानी कि उसका एनालिसिस करते हैं अंडर द लॉ, वो 5 अक्टूबर तक है, 5 अक्टूबर को है। अगर किसी कैंडिडेट ने विड्रॉ करना हो तो लास्ट डेट 7/10 है। जो पोलिंग है, यानी कि जो वोटिंग है, वो 21 अक्टूबर को है। जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो 24 को है दोनों स्टेट्स में, और सारा प्रोसेस 27/10 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो टर्म ऑफ द हाउसेज है, इसकी हरियाणा की 2 नवंबर और महाराष्ट्र की 9 नवंबर। तो 2 नवंबर चूंकि हरियाणा की है, तो एवरीथिंग गोज बैकवर्ड फ्रॉम देयर, इज काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम देयर। तो सारा प्रोसेस 27 तक पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है। दल है, हम राजनीतिक दल है। हम 50 साल पुरानी पार्टी है महाराष्ट्र और देश में। चुनाव की तारीख अगर आज ऐलान हुई है तो हमें मालूम है विधानसभा की मुदत कब खत्म होती है, 9 नवंबर को। तो तैयारी तो हम 2 साल से कर रहे हैं, समझ लो। अभी तो सिर्फ तारीख का ऐलान हुआ है, हमारी तैयारी पूरी है जमीन। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, असेंबली इंतखाबात को लेकर के महाराष्ट्र की जो तारीख है वो आ गई है, 21 अक्टूबर को पोलिंग होनी है। सियासी पार्टियों की जानिब से कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दम जो है वो लगा लिया है। कि पिछले बार जो 2014 में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में शायद कुछ अलग देखने मिल सकता है। क्योंकि 2014 में हमने देखा था कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन नहीं हुआ था, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था। उसके बाद अकेले ही जो है सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। तो अगर एक बार पहले 2014 की अगर बात कर ले तो बीजेपी को ज्यादा 122 सीटें मिली थी और बीजेपी का वोट शेयर परसेंटेज था 27.8%। वहीं अगर शिवसेना ने 63 सीटों पे जो है जीत हासिल की थी और शिवसेना का वोट परसेंटेज था 19.3। कांग्रेस ने 18% वोट शेयर के साथ 42 सीटों पे जीत दर्ज की थी और वहीं एनसीपी ने 17.2% वोट शेयर के साथ 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो इस बार जो है बीजेपी और सेना का
सीट शेयरिंग के मुद्दे पे अभी माथापच्ची शुरू है, चूंकि शिवसेना ये चाहती है कि 50-50 का जो है फॉर्मूला अपनाया जाए, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कह रहा है कि 50-50 का फॉर्मूला जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में और महाराष्ट्र में लोगों का जनाधार मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है। क्योंकि कल उद्धव ठाकरे ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सब एक साथ लड़ेंगे। चूंकि कल अमित शाह जो है मुंबई में है एक कार्यक्रम के दौरान, और ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद अमित शाह उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी होगी, और उस मुलाकात के बाद जो है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भी जब युति हुई थी तब उसकी मध्यस्थता अमित शाह ने की थी। वहीं अगर कांग्रेस एनसीपी की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में दोनों ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों साथ आ गए हैं। तो दोनों ने ये निर्णय लिया है कि 125 सीटों पे दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, और जो बची हुई 38 सीटें हैं वो अपने सहयोगियों को देंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टियां जो है वो कांग्रेस और एनसीपी का खेल जो है वो बिगाड़ सकती हैं। तो इस पर अगर हम बात करें तो प्रकाश अंबेडकर की जो बहुजन वंचित अघाड़ी है वो जो है चुनाव मैदान में है। चूंकि पिछली बार भी वो थी, उसने जो है 3 सीटें जीती। इस बार जो है पहले ये लगा कि वो और एमआईएम दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियों में अनबन हो गई, और अभी तक जो है वो अनबन शुरू है। तो अगर प्रकाश अंबेडकर जो है अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं तो कहीं न कहीं जो दलित वोट बैंक है वो जो है कांग्रेस एनसीपी का खिसकता हुआ नजर आएगा। और वहीं एमआईएम की अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल सीटों पर वो भी अपनी ताकत आजमाएगी, क्योंकि पिछली बार 2014 में एमआईएम ने 2 सीटें जीती थी। तो कहीं न कहीं ये जो दलित वोट हटेंगे और जो मुस्लिम वोट जो है एमआईएम तरफ जाएंगे, ये सारा कुछ नुकसान जो है कांग्रेस एनसीपी के खाते में जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा कि कांग्रेस एनसीपी से बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी शिवसेना में ज्वाइन हो चुके हैं, और कल जो है एक लिस्ट निकलने वाली थी 50 लोगों की उम्मीदवारों की, लेकिन वो लिस्ट कल नहीं निकल पाई। शायद आज या कल में जो कांग्रेस की लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में भी जो हमारी बात हुई कांग्रेस के आला नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के जितने बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, उन सारे लोगों को पार्टी जो है चुनाव उतारना चाहती है। जैसे आप बात कर लें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की, जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाला थोराट वो रहेंगे, और जो सिटिंग एमएलए हैं, जैसे मुंबई की अगर बात कर ले आप तो नसीम खान है, वर्षा गायकवाड़ हैं, असलम शेख हैं, ये सारे सिटिंग एमएलए को जितने भी बड़े नेता सबको जो है मौका दिया जाएगा, सबको कहा जाएगा चुनाव जो है लड़िए। तो शायद जो पहली लिस्ट आज या कल निकल सके बड़े नामों को जो है शामिल किया जा सकता है। ये सारा जो सिनारियो है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी इस बार एक साथ लड़ रही है, पिछली बार अलग अलग लड़े थे। बीजेपी शिवसेना पिछली बार अलग लड़ी थी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं शायद युति हो जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला अटका है वो 1-2 दिन में शायद सॉल्व हो जाएगा। कुछ कयास ये भी कल अमित शाह जो है मध्यस्थता कर सकते हैं इस मामले में। तो अगर बीजेपी शिवसेना एक हो जाती है, कांग्रेस एनसीपी पहले एक हो चुकी है, तो इसका तो दिलचस्प होगा जो है चुनावी जो यहाँ पे जो रणनीति है लोगों की वो बिल्कुल तैयार है, और लोगों ने कमर कस ली है। हर पार्टी के बड़े नेता से हमारी बातचीत चले, वो साफ तौर पे कहना है कि पहले से ही सारी पार्टियों ने हर सीट से अपने अपने उम्मीदवारों को जो है तय करना शुरू कर दिया। अगर युति होती है तो भी सही, नहीं युति होती है तो भी उम्मीदवारों की कमी जो है बीजेपी शिवसेना के पास नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि 2014 के पहले जो शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी मानी जाती थी और वो बड़ा भाई माना जाता था, लेकिन जिस तरह से 2014 में 122 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी, तो शिवसेना छोटा भाई हो गया और बीजेपी बड़ा भाई के रूप में सामने आ गया। ये जो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का जो एक मसला था वो शायद शिवसेना को खटक गया था, और हमने ये देखा था कि विधानसभा चुनाव में 63 सीटें जो शिवसेना को मिली थी, तो इसके बाद गठबंधन हुआ। 5 साल की सरकार जो पूरी तरीके से चली, लेकिन इन 5 सालों में लगातार शिवसेना की तरफ से कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर बीजेपी को घेरा गया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगलियां उठाई गई। तो ऐसे कई मुद्दे थे, लेकिन अब जाके जो है हर बार हम जब सवाल करते हैं उद्धव से या आदित्य ठाकरे से या शिवसेना किसी बड़े नेता से, साफ तौर पर कहना है कि नीतियां बिल्कुल सही चल रही हैं। अब एकदम सम्मानजनक सीट शेयरिंग का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, दोनों ही पार्टियां एक साथ लड़ेंगी। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद कल या परसों में ये भी मुद्दा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। अब देखना ये होगा कि जो टिकट बंटवारा होगा उसके बाद अगर युति हो जाती है, टिकट बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि एनसीपी के जितने भी बड़े नेता बीजेपी में गए हैं, शायद वो कभी मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं।
तो जिन लोगों को आप तोड़ के अपनी पार्टी में ला रहे हैं वैसे लोगों को आपको टिकट देना पड़ेगा। तो जो 5 साल से कार्यकर्ता मदद वहां कर रहा है अपने अपने क्षेत्र में, वो किस तरह से चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो युति के बाद जो है आपस में जो है चीजें होंगी, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से इनकमिंग चालू है दूसरी पार्टियों से इन शिवसेना बीजेपी में आने वाले लोगों की, तो जो अंदरूनी जो नेतागण है वो नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जिनकी हम 5 साल तक जो है विरोधी पार्टी की तरह हम उन्हें कोस रहे थे, अब हम उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सीट बंटवारे को लेकर जो है काफी तू-तू मैं जो है वो होने वाली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो कांग्रेस एनसीपी का मुद्दा तो सॉल्व हो गया, लेकिन बीजेपी शिवसेना मुद्दा सॉल्व होता है किस तरह, और सॉल्व होने के बाद यानी युति होने के बाद जो टिकट का बंटवारा होता है वो किस तरह किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा आपको कि मनसे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस चुनाव में हो सकता है। पहले ये था कि शायद मनसे जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कल जिस तरह से मनसे के जो बड़े नेताओं के साथ और विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, उससे साफ तौर पर निर्णय लिया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मनसे चुनाव लड़ेगी और शायद 100 से ज्यादा सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में जो मराठी वोट बैंक है उस वोट बैंक में जो है सीट जरूर लगेगी, तो इसका नुकसान जो है बाकी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, एमआईएम, वंचित बहुजन अखाड़ी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे, इन सारे लोगों ने कमर कसती, सारे लोग अपने जो रणनीति है उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब पूरी तरीके से जो है आचार संहिता राज्य में लग गई है, नोटिफिकेशन जो है 7 दिन में जारी हो जाएगा। उसके बाद से जो है टिकट जो उम्मीदवार हैं वो अपना पर्चा भरेंगे और उसके बाद जो है लोगों का प्रचार शुरू होगा। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।